Hello students, you are welcome to the video lecture series of Database Management System. I am Sonika Bhatnagar, Assistant Professor in Department of Information Technology. We will see some introduction to Database Management System. So students, before understanding what is database or what is Database Management System, first we will see what is data and information. Then we will learn some concept of database and database management system. We will see what is database and database management system. And we will also see the difference between file system and DBMS. And we will learn about the users, what kind of users are there in database management system. So before learning about database management system, first we are going to see what is data and information. As we know, data is raw fact and figures, right? So what is data? Raw and isolated facts. Raw and isolated facts about an entity. But the important point is that entity must be recorded or data must be recorded. It must be recorded. If it can be recorded, then we can see that it is data. For example, हम कहते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो भी है, टेक्स्ट हमारा टेक्स्ट डेटा है. ऑडियो में हमारे सॉन्ग्स हो सकते हैं या ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, दैट इज डेटा. इमेजेस हमारी डेटा में आती हैं, मैप है, वो सब हमारा डेटा में आता है. So what is data? Raw and isolated facts about an entity and it should be recorded. Recordable होना चाहिए हमारा डेटा, तो वो कहलाता है डेटा. इट मीन्स रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर डेटा. एग्जाम्पल में इंक्लूड हो सकता है हमारा टेक्स्ट, ऑडियो, इमेजेस एंड मैप्स एक्सेट्रा. मैप का डेटा भी डेटा कहलाएगा आपका. नाउ कमिंग टू अबाउट इंफॉर्मेशन. व्हाट इज इंफॉर्मेशन? अब इस जो आपका डेटा गिवन है, उस डेटा में से आप कुछ पर्टिकुलर डेटा को सिलेक्ट करते हैं और उसे मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करते हैं. सो दैट मीनिंगफुल प्रोसेस एंड यूजेबल डेटा विल बी कॉल्ड इंफॉर्मेशन. सो वी कैन से क्लियरली दैट अगर आप डेटा को प्रोसेस करते हैं, उसे कुछ मीनिंगफुल और यूजेबल डेटा में कन्वर्ट करते हैं, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है, राइट? अब क्या होता है स्टूडेंट्स, यूजर, रीडेबल और ऑब्जर्वर, यानी कि रीडर और ऑब्जर्वर दोनों पर डिपेंड करता है कि व्हाट इज डेटा और व्हाट इज इंफॉर्मेशन. Clearly we know that data is raw facts and figures, information is processed or meaningful data, right? But ये क्या है, यूजर टू यूजर डिपेंड करता है कि यूजर कौन सा पर्टिकुलर यूजर किसे डेटा बोल रहा है एंड किसे इंफॉर्मेशन बोल रहा है. इसे हम एक एग्जांपल से समझें. अगर लेट्स से मैंने कहा कि हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, राइट? मेरे पास एक कैटेगरी 1 है, देन कैटेगरी 2 है एंड कैटेगरी 3 है, राइट? अब जो कैटेगरी 1 वाला यूजर है, लेट्स से कि कैटेगरी 1 में मैं आती हूँ, राइट? अब मैंने एक 30 पेजेस का डॉक्यूमेंट लिखा, राइट? मैंने क्या लिखा? 30 पेजेस का डॉक्यूमेंट लिखा और मैंने इस 30 पेजेस के डॉक्यूमेंट को मैंने इस यूजर 2 को दे दिया, राइट? कैटेगरी 2 में जो यूजर है उनको दे दिया. अब क्या हुआ, मैंने इनसे बोला कि आपको इस डेटा को कॉपी करना है, एज इट इज आपको कॉपी करना है. तो इस यूजर ने सोचा कि क्यों ना मैं उतना कॉपी करूं जितना मेरे लिए रिक्वायर्ड है. मैं 30 के 30 सारा डॉक्यूमेंट कॉपी करने में अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करूंगा. तो कैटेगरी 2 का यूजर क्या कर रहा है, उस 30 पेजेस में से वो पर्टिकुलर 20 पेजेस लिख रहा है, राइट? वो क्या कर रहा है, वो 20 पेजेस लिख रहा है और 20 पेज लिखने के बाद वो कह रहा है कि हाँ मेरा काम फिनिश हो गया, राइट? अब उस 30 पेज के डॉक्यूमेंट को उसने 20 पेजेस में, यानी कि उस पर्टिकुलर 30 पेजेस में से उसने 20 पेज की इंफॉर्मेशन निकाली और उसको बनाकर डेटा उसे रख दिया, राइट? अब उस 20 पेजेस के डेटा में से उसने क्या किया, इस ही डेटा को, उसने जो 20 पेजेस का डेटा था, इसे इसने कैटेगरी 3 को दिया, राइट? कैटेगरी 3 वाले यूजर को देने के बाद इसने कहा भाई तुम्हें 20 पेजेस कॉपी करने हैं. नाउ व्हाट हैपेंस, कैटेगरी 3 वाला कैटेगरी 2 से भी ज्यादा लेजी निकला. उसने क्या किया, इस 20 पेजेस के डेटा को उसने कन्वर्ट कर दिया कितने पेजेस में, 10 पेजेस में, राइट? तो यहाँ क्लियरली समझिएगा, हम डेटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस देख रहे हैं. तो लेट्स से कि इस कैटेगरी 3 वाले यूजर ने 10 पेजेस में इस डेटा को कन्वर्ट कर दिया, राइट? अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि कैटेगरी 1 जो मैंने 30 पेजेस लिखे थे, 30 पेजेस लिखे थे, मैंने कैटेगरी 2 को दिया, उसने उसको शॉर्ट करके 20 पेजेस कर दिया. तो क्या हुआ था, अब जो मैं हूँ कैटेगरी 1 में मैं आती हूँ, मैंने क्या किया था, ये 30 पेजेस का डेटा एक बुक में से लिखा था, राइट? तो मेरे लिए क्या है, वो बुक एज अ, मेरे लिए कैटेगरी 1 के लिए, यानी कि कैटेगरी में 1 में मैं हूँ, तो मेरे लिए बुक क्या कर रही है, बुक एज अ मेरे लिए डेटा का काम कर रही है. बट उस डेटा में से मैंने अपने लिए मीनिंगफुल 30 पेजेस का डेटा निकाला, राइट? यानी कि 30 पेजेस मैंने लिखे
वो यहाँ पर क्या हो गई, वो 30 पेजेस मेरे लिए इन्फॉर्मेशन का काम करेगी। यानी कि कैटेगरी 1 यूजर के अकॉर्डिंग वो जो उसमें 30 पेजेस है, क्योंकि उसके लिए वो यूजफुल है, तो उसके लिए क्या, कैटेगरी 1 वाले यूजर के लिए 30 पेजेस क्या कहलाएगी, उसके लिए इन्फॉर्मेशन। नाउ इफ यू टॉक अबाउट कैटेगरी 2 वाले यूजर के लिए बात करें, तो कैटेगरी 2 वाले यूजर के लिए हम जैसे क्लियरली देख सकते हैं कि कैटेगरी 2 वाले यूजर ने 20 पेजेस लिखे, और उसने 20 पेजेस किसमें से लिखे हैं, इन 30 पेजेस में से, राइट। तो उसके लिए क्या होगा, ये जो 30 पेजेस का डेटा जहां से उसने कॉपी किया है, ये 30 पेजेस उसके लिए एज अ डेटा की तरह वर्क करेगा, और उसके लिए उसने इन 30 में से मीनिंगफुल 20 पेजेस निकाले हैं, राइट। यानी कि उसने उस डॉक्यूमेंट को शॉर्ट करके 20 पेजेस का जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी वो उसने इंक्लूड कर ली, तो उसके लिए जो 20 पेजेस होंगे कैटेगरी 2 के लिए इन्फॉर्मेशन का काम करेंगे। सो स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज इन्फॉर्मेशन। तो डेटा और इंफॉर्मेशन यूजर टू यूजर या रीडर और ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि कौन सा यूजर किस पर्टिकुलर डेटा सेट को इंफॉर्मेशन कंसीडर कर रहा है, क्योंकि उसके लिए वो इंफॉर्मेशन नेसेसरी है, वो डेटा नेसेसरी है। सो ही इज कॉलिंग दैट इंफॉर्मेशन कि हाँ ये मेरे लिए मीनिंगफुल है, और जो बाकी रिमेनिंग डेटा है दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर मी राइट नाउ। सो this is the difference between data and information. Data basically raw facts and figures, information is processed meaningful usable data. बट कैटेगरी वाइज या हम कह सकते हैं रीडर और ऑब्जर्वर पर ये पर्टिकुलर डेफिनेशन डिपेंड करती है, राइट। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। नाउ एज वी हैव अंडरस्टैंड what is data and information, now we will move on our next topic, that is database and DBMS. So what is database? Collection of related data, right? So we can say collection of related data या similar data is called database, right? जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास वीडियोस का कलेक्शन है, राइट। मेरे पास 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन बहुत सारी वीडियोस हैं, दैट इज माय डेटाबेस, राइट। मैंने डेटाबेस में वीडियोस का कलेक्शन कर रखा है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट DBMS, सो व्हाट इज DBMS? a software used to create, manipulate and delete database, right? अब डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए और डिलीट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं, यानी कि जिस सॉफ्टवेयर को यूज करके हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड DBMS। सो फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मेरे पास वीडियोस का कलेक्शन है, तो वीडियो का कलेक्शन इज एग्जांपल ऑफ डेटाबेस। बट वीडियो को अगर मैंने यूट्यूब पे डाला, सो यूट्यूब इज एन एग्जाम्पल ऑफ, या भी ये कह सकते हैं कि YouTube इज एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस, राइट। वीडियो आपका डेटा है, वीडियो एग्जाम्पल ऑफ डेटा, बट YouTube एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस का एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट हमारे पास टेक्स्ट या इमेजेस। इमेजेस हैं, इमेजेस हमारे पास डेटा का काम कर रही है, बट इमेजेस को अगर हम कहें कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारी इमेजेस पड़ी हैं, तो इंस्टाग्राम एज अ क्या कर रहा है, डेटाबेस की तरह वर्क कर रहा है। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज डेटाबेस। सो डेटा इज बेसिकली रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, बट अगर उसका कलेक्शन कर दे, रिलेटेड डेटा का कलेक्शन कर दे, तो वो कहलाता है डेटाबेस, राइट। सो वी कैन से कि हमारे पास, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इमेजेस हमारी डेटा है, बट इमेजेस को अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें, तो इंस्टाग्राम क्या है, हमारा इंस्टाग्राम एक डेटाबेस की तरह वर्क करेगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारी इमेजेस सेव्ड हैं। सिमिलरली वीडियोस आर कलेक्शन ऑफ, वीडियोस आर एग्जांपल ऑफ डेटा, बट यू collection of videos is on YouTube, so we can say YouTube is example of database example है, राइट। अब हम कह सकते हैं कि जैसे हमारी ओला रही, उबर रही, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इन सब का जो भी डेटा है वो क्या कहलाता है, वो डेटाबेस बनाता है, राइट। क्योंकि बहुत वास्ट अमाउंट में डेटा होता है नाम्स के पास, ओला, उबर, राइट। एंड बहुत सारी एप्स हमारी हम कह सकते हैं वो डेटाबेस बनाती हैं। अब उन ऐप के डेटा को आप जिस सॉफ्टवेयर की हेल्प से क्रिएट करते हो या मैनिपुलेट करते हो या आप डिलीट डेटाबेस करते हो, तो वो जो सॉफ्टवेयर है, जो भी आपका सॉफ्टवेयर कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। DBMS हम उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर को, जिसपे कि आप डेटाबेस क्रिएट करते हो या डेटाबेस में चेंजेस करते हो या डेटाबेस को डिलीट करते हो, राइट। सो इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, जैसे MySQL आपका डेटाबेस है, Oracle आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, एंड आप बात करें Neo4j भी आपका DBMS का एग्जांपल है, राइट। आई थिंक आपको डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डिफरेंस क्लियर होगा। नाउ वी विल एक्सप्लोर दिस टॉपिक। So talking about database,
It is a collection of related data which represents some aspect of the real world, right? Collection of data, related data is called database. And what is DBMS? It is a software for storing and retrieving users' data by considering appropriate security measures, right? It allows users to create their own databases as per their requirement. जितने भी users हैं वो DBMS की help से अपने own database भी create कर सकते हैं. So I think आपको database and database management system का concept clear होगा. नाउ वी विल सी दैट हम अर्लियर यूज करते थे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम. ऐसी क्या नीड हुई या फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की क्या डिसएडवांटेज थी कि हमें डेटाबेस की रिक्वायरमेंट पड़ी और हम डेटाबेस यूज करने लगे. सो we will see some disadvantages of file processing system. So the first disadvantage is data redundancy and inconsistency. If we talk about data redundancy first, so what is data redundancy? Redundancy is the duplicacy, राइट. डेटा में डुप्लीकेसी आपकी डेटा रिडंडेंसी कहलाती है. सिंपल वर्ड्स में बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा हमारे पास सेविंग अकाउंट रिकॉर्ड है, राइट. तो इस रिकॉर्ड में क्या हो सकता है, एड्रेस और टेलीफोन नंबर डुप्लीकेट हो सकते हैं बहुत सारी प्लेसेस में फाइल में, राइट. एग्जांपल क्या हो सकता है डेटा रिडंडेंसी का, जैसे कि एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर में बी डुप्लीकेटेड in several places या फिर several files. So this is example of data redundancy जो कि file processing system की disadvantage थी. If we talk about inconsistency, so what is inconsistency? For example, इसको example से समझते हैं. Let's say कि एक person ने particular saving account में अपना address change किया, but किसी दूसरी जगह उसका address as it is है. So क्या हो रहा है कि दो एड्रेस रीड हो जाएंगे वो, क्योंकि सेम नहीं है डेटा जो एड्रेस पर्सन ने प्रोवाइड किया है और दूसरी जगह उसने एड्रेस में जो चेंजेस किए वो रिफ्लेक्ट नहीं हुए. सो क्या होगा कि वो दो एड्रेस कंसीडर होंगे, वो पर्टिकुलर एक एड्रेस कंसीडर नहीं होगा. सो वो क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट डेटा. सो डेटा रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी क्या होता है? डेटा रिडंडेंसी इज डुप्लीकेसी एंड इनकंसिस्टेंसी क्या होती है? एग्जांपल, a changed customer address may be reflected in a saving account somewhere but not elsewhere in the system, right? So this is the first disadvantage of file processing system. If we talk about next disadvantage of file processing system, why we choose database management system over the file processing system. So next is difficulty in accessing data. So what is difficulty in accessing data? क्या हमें problems आई access data करने में? For example, एक बैंक ऑफिसर ने अपने एम्प्लॉयज को बोला कि उसे पर्टिकुलर पोस्टल कोड एरिया के सारे कस्टमर्स का नेम चाहिए, राइट. बैंक ऑफिसर है, वो क्या फाइंड आउट करना चाह रहा है? Suppose that one of the bank officer needs to find out the names of all customers who live in a particular postal code area. अब ऑफिसर अपनी टीम को ये बोल रहा है तो उसकी टीम को के पास दो चीजें हो सकती है, राइट. कि बहुत ज्यादा लार्ज डेटा होता है हमारे पास, तो लार्ज डेटा में से एक पर्टिकुलर पोस्टल कोड एरिया में कौन कौन रह रहा है या किसका एड्रेस आ रहा है, तो ये फाइंड आउट करना मुश्किल होगा. सो ऑफिसर्स के पास दो ऑप्शन थे. पहला, या तो वो सारी लिस्ट ऑब्टेन करें, आइदर ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ ऑल कस्टमर्स एंड एक्सट्रैक्ट द नीडेड इन्फॉर्मेशन मैनुअली, राइट. उन्होंने क्या करा, सारी लिस्ट निकाल ली कस्टमर्स की और उसमें से मैनुअली पोस्टल कोड एरिया को सर्च करने, पोस्टल कोड एरिया को बिलोंग करने वाले, यानी कि जो पोस्टल कोड एरिया के कस्टमर्स चाहिए थे उनको बिलोंग करने वाले कस्टमर्स मैनुअली ले लिए. या फिर आस्क अ सिस्टम प्रोग्रामर टू राइट द नेसेसरी कोड, राइट. दो ऑप्शन थे. तो क्योंकि राइटिंग कोड इज वेरी इजी, बट अगर आप मैनुअली सर्च करने बैठेंगे तो दैट विल टेक मच टाइम. सो दिस वाज द डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा इन द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम. दिस वाज द सेकंड डिसएडवांटेज जिसकी वजह से हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ मूव हुए. Now we will see third disadvantage. What was the third disadvantage? It was data isolation, right. What is data isolation? Data isolation की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो क्योंकि हमारा जो डेटा होता है, डेटा हमारा फाइल्स में स्कैटर्ड होता है, राइट. सो फाइल क्या हो सकती है, फाइल डिफरेंट फॉर्मेट में हो सकती हैं और नया एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखना या रिट्रीव करने में डेटा क्या होता है, डेटा के साथ बहुत डिफिकल्टी होती है. सो हमें क्या करना पड़ता है, डेटा को आइसोलेट रखने की रिक्वायरमेंट होती है. सो दैट इज कॉल्ड डेटा आइसोलेशन, जो कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में नहीं था, राइट. सो वी कैन सी व्हाट इज डेटा आइसोलेशन. डेटा आइसोलेशन की नीड हमारी डिसएडवांटेज थी क्योंकि हमारे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डेटा आइसोलेशन फैसिलिटी नहीं थी. So because data are scattered in various files and files may be in different formats, writing new application program to retrieve the appropriate data is difficult. This was the difficulty in data isolation. Next is integrity problem.
इंटीग्रिटी प्रॉब्लम वाज दैट, लेट्स से एक पर्टिकुलर आपने कंस्ट्रेंट दे दिया, कंस्ट्रेंट वाली प्रॉब्लम्स को आपको सेटिस्फाई करना इंटीग्रिटी प्रॉब्लम में आता था, जो कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की डिसएडवांटेज थी। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में आप ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते थे। सो जैसे हमने कहा कि बैंक बैलेंस में एक पर्टिकुलर अभी भी कुछ बैंक अकाउंट की लिमिट होती है कि आप 1000 रुपए से कम अमाउंट आप अपने बैंक में नहीं रख सकते। 1000 रुपए से कम रखने पर आपके अमाउंट डिडक्ट होगा, या जो भी है बैंक के अलग अलग नॉर्म्स पॉलिसीज है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटीग्रिटी प्रॉब्लम, क्योंकि अकाउंट्स बहुत लार्ज अमाउंट में है, राइट, बहुत लार्ज अकाउंट खुले हुए हैं, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, तो हर एक का इंडिविजुअल रिकॉर्ड रख पाना बहुत मुश्किल है। सो data values stored in the database must satisfy certain types of consistency constraint। कुछ constraint को satisfy करना होता था, जो कि हमारे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में इजीली हम ये काम नहीं कर सकते थे। सो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बैंक मिनिमम बैलेंस लिमिट, बैंक की जो मिनिमम बैलेंस लिमिट है वो इसकी डिसएडवांटेज, वो इसके एग्जांपल में आती है। नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट डिसएडवांटेज, व्हाट वाज दैट, दिस वाज एटोमिसिटी प्रॉब्लम। व्हाट इज एटोमिसिटी प्रॉब्लम? कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, या तो वो कंप्लीट हो या फिर वो हो ही ना, दैट इज कि ट्रांजैक्शन शुड बी एटॉमिक। बट यहाँ पर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में इस प्रॉब्लम को हमें डील करना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, लेट से एक अकाउंट ए है, दूसरा अकाउंट बी है। अब लेट से हमारे अकाउंट ए में 200 रुपए थे, 200 रुपीज थे, एंड अकाउंट बी में 100 रुपीज थे। तो अगर कोई पर्सन यहाँ से 150 रुपीज ट्रांसफर कर रहा है, या लेट से कि 50 रुपीज ट्रांसफर कर रहा है, मनी ट्रांसफर हुआ हो 50 रुपीज का, तो अगर 50 रुपीज ट्रांसफर किए तो यहाँ से 50 रुपीज डिडक्ट हो जाएंगे अकाउंट ए से, तो कितने बचेंगे? 150। बट अगर यहाँ से डेबिट हुआ है तो क्रेडिट भी होना चाहिए, राइट? सो दिस इज द atomicity problem, key transaction should be completed, either it should not be completed, right? It indicates that it is essential to database consistency that either both the credit debit occur or that neither occur, या तो कोई भी ना हो या फिर क्रेडिट डेबिट कोई एक दोनों साथ हो, right? Now next disadvantage was current access anomalies. What is that? Current access to data means more than one user is accessing the same data at the same time, right? So जब particular data को same time पर बहुत सारे user use कर रहे होते हैं, तो क्या हो सकता है कि let's say कि suppose एक person ने data change किया, तो दूसरे user को वो reflect ना हो, या फिर दूसरे यूजर ने भी चेंज किया और पहले यूजर ने भी चेंज किया, तो क्या होगा कि जो changes है made by one user get lost because of the changes made by the other user. So this was the concurrent access anomalies, right? And the last problem was security problem, right? File processing system was less secure and anyone can easily modify and change the data stored in the files. So students, these 7 were the disadvantage of file processing system. In disadvantage की वजह से ही one must use DBMS software or DBMS. Now we will see what are different types of database users. ऐसे कौन कौन से users हैं जिन्हें database की requirement पड़ती है, या वो अपनी day to day life में database को use करते हैं. So students, अगर database users की बात करें तो different kind of users है हमारे पास. For example अगर हम बात करें, पहला हमारा user है database administrator, second is naive user और parametric user, third user is, we can say, system analyst, fourth user is sophisticated user, fifth is database designer, then application programmer and casual user. So अगर हम डिटेल में बात करें तो what is database administrator? Database administrator is a person, team who defines a schema and also controls the 3 levels of database. हमारे पास database के 3 levels होते हैं, तो उन database के levels को हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे, कौन कौन से levels की हम बात करेंगे. So database administrator का काम क्या है? schema define करना system का, right? और डेटाबेस का क्या आर्किटेक्चर रहने वाला है, या क्या स्कीमा रहने वाला है, टेबल्स किस फॉर्म में बननी है, ये सब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द डेटाबेस, राइट? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है. एंड ही अलाउज ओनली द ऑथराइज्ड यूजर्स टू एक्सेस मॉडिफाई द डेटाबेस, राइट? कभी कभी ये हम पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी के लिए कि पर्टिकुलर जो ऑथराइज्ड यूजर है वही डेटाबेस को एक्सेस कर पाए. सो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या है?
he can provide security to the database, he defines the schema and also controls the 3 levels of database. अब ये जो अकाउंट बनाते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एक डीबीए अकाउंट बनाता है, इस डीबीए अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, सुपर यूजर अकाउंट या फिर सिस्टम अकाउंट, राइट। जो डेटाबेस अकाउंट क्रिएट हुआ है उसे क्या बोलते हैं, सुपर यूजर अकाउंट या फिर सिस्टम अकाउंट। नेक्स्ट यूजर इज आवर नेव यूजर और पैरामीट्रिक एंड यूजर, राइट। व्हाट इज नेव यूजर? नेव यूजर कौन होते हैं? ऐसे यूजर्स जिनको की डेटाबेस की नॉलेज नहीं होती है बट वो अपनी डे टू डे लाइफ में डेटाबेस से डील करते हैं, राइट। डेटाबेस एप्लीकेशंस का यूज करते हैं और डेटा फैच करने का भी काम करते हैं। इट मींस वी कैन से कि ऐसे यूजर्स जो कि डेटाबेस की नॉलेज नहीं रखते हैं बट दे फ्रिक्वेंटली यूज डेटाबेस एप्लीकेशन इन देयर डेली लाइफ। फॉर एग्जांपल, जब हम बात करते हैं कि रेलवे टिकट बुकिंग यूजर्स, राइट, वो टिकट बुकिंग यूजर्स जो है उन्हें डेटाबेस की नॉलेज नहीं है बट जब वो जो भी फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ डेटाबेस यूज हो रहा है, जब वो टिकट बुक कर रहे हैं तो डेटाबेस यूज हो रहा है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल इज योर क्लर्क इन एनी बैंक आर नेव यूजर्स। क्लर्क जो है वो डेटा से डेली डील कर रहे हैं, डेटा को डेली क्लर्क डेली डेटा का यूज कर रहे हैं बट दे आर नॉट कंसर्न विद व्हाट इज द फंक्शनिंग बिहाइंड देयर data they are dealing with. So they are the naive users or parametric end users. Our next user is system analyst. What is system analyst? System analyst is a user who analyzes the requirement of parametric end user. यानी कि सिस्टम एनालिस्ट की अगर बात करें तो सिस्टम एनालिस्ट हमारे वो यूजर्स होते हैं जो कि नेव यूजर्स की रिक्वायरमेंट का ध्यान रखते हैं कि नेव यूजर्स को या पैरामीट्रिक यूजर्स को क्या क्या रिक्वायरमेंट है और इन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो फुलफिल करने के बाद वो ये चेक करते हैं कि क्या सारी एंड यूजर्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट यूजर इज सोफिस्टिकेटेड यूजर। सोफिस्टिकेटेड यूजर्स बेसिकली किस कैटेगरी में आते हैं? दे कैन बी इंजीनियर, साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट हु आर फैमिलियर विद डेटाबेस। जो डेटाबेस से फैमिलियर हैं वो कहलाएंगे सोफिस्टिकेटेड यूजर्स। अगर सोफिस्टिकेटेड यूजर्स की बात करें तो दे कैन डेवलप देयर ओन डेटाबेस एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स, राइट। They don't write program code but they interact with the database by writing SQL queries. ये प्रोग्रामिंग कोड नहीं लिखते बट SQL queries से डेटा फैच कर सकते हैं, राइट। So sophisticated users are basically scientists and engineers who deal with the data by using queries and they are familiar with the database. Our next user is database designer. So if we talk about database designer, who are database designers? Database designers are the users who design the structure of the database. अब स्ट्रक्चर में वो क्या क्या ध्यान रख सकते हैं? Who design the structure of the database which includes tables, indexes, views, constraints, triggers and stored procedures. ये इस चीज का भी ध्यान रखते हैं कि what data must be stored and how data items be related. क्या क्या डेटा हमें स्टोर करना है और डेटा आइटम्स को आपस में रिलेट कैसे करना है। ये बेसिकली किसका फंक्शन है? डेटाबेस डिजाइनर का। नेक्स्ट यूजर इज एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर स्टूडेंट्स क्या होते हैं? दे आर द बैकएंड प्रोग्रामर्स। बैकएंड प्रोग्रामर्स होते हैं जो कि कोड लिखते हैं किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए, राइट। अब ये जो कोड लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। दे कैन यूज विजुअल बेसिक, सी, फोर्ट्रॉन, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसका यूज करके कोड लिखते हैं। सो दे आर द मोस्टली एप्लीकेशन प्रोग्रामर आर द बैकएंड यूजर्स हु राइट द कोड्स। And our last user category is casual user या फिर temporary users. So if we talk about casual users or parametric users, they are the users who occasionally, means they are not using frequently the database, they are using occasionally. So casual users are the users who occasionally use and access database, but each time when they access the database they require new information. मतलब जब भी डेटाबेस ओकेजनल यूज करेंगे बट जब भी वे यूज करेंगे उन्हें कुछ नई इंफॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल हो सकता है मिडिल और हायर लेवल मैनेजर। So students, this was all about the DBMS users. इनके स्टूडेंट्स डेटाबेस की बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की डिसएडवांटेजेस क्या है। So this is all about the introduction of database management system and हमने इस वीडियो में डेटाबेस के यूजर्स भी देखे। So thank you so much students for watching this video.